रीबर्थ ऑफ माई डेमन प्रोफेसर एपिसोड 26। धनुष अपने स्वर को और गंभीर करते हुए कहता है, ओ, वो शायद रुक जाएगी, लेकिन गहरे में वो जान जाएगी कि किसने वास्तव में उसकी परवाह की। मैं उसकी आंखों के आंसू नहीं देख सकता, और जब उसे पता चलेगा कि तुम कौन हो, तो तुम्हारी सच्चाई उसके सामने आ जाएगी। प्रदीप कागजातों को कड़क आवाज में फेंक देता है, तुम्हारा ये सब ड्रामा मुझ पर असर नहीं डालने वाला। धनुष अपनी जगह से उठकर प्रदीप के करीब आता है, तुम्हें लगता है कि ये सब तुम्हें रोक देगा? मैं तुम्हारी चेतावनी से नहीं डरता। मेरी बीवी की रक्षा करना मेरी प्राथमिकता है, तो जितनी भी कोशिशें कर लो, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। प्रदीप अपनी गहरी सांस लेकर धनुष की आंखों में झांकता है, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम बहुत बड़े मसीहा बन गए हो, पर असलियत ये है कि तुम एक बेमिसाल दखल देने वाले हो। धनुष एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ जवाब देता है, दखल नहीं, मैं बस सच्चाई की बातें कर रहा हूं। तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से मेरी बीवी को दर्द नहीं सहना चाहिए। प्रदीप गुस्से में अपनी अंगुली उठाते हुए कहता है, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, धनुष। तुम अपनी जगह पर रहो और मेरी परिवार से दूर रहो। धनुष हंसते हुए कहता है, वार्निंग्स डोंट स्केयर मी, प्रदीप। मेरे लिए तो ये बस एक और चुनौती है। मैं तुम्हें ये दिखा दूंगा कि सच्चा प्यार क्या होता है। प्रदीप की आंखों में आग झिलमिलाती है, तुम सोचते हो कि तुम्हारी ये सारी बातें मेरी बेटी पर असर डालेंगी? वो मुझसे कभी दूर नहीं जाएगी। धनुष गंभीरता से कहता है, तुम्हारी सोच में कितनी कमजोरी है, ये तुम नहीं समझ रहे। वो तुमसे दूर हो रही है क्योंकि तुमने उसे कभी समझा ही नहीं, और जब वो समझेगी कि मैं उसकी असली खुशियों के लिए खड़ा हूं, तो तुम्हें पीछे छोड़ देगी। प्रदीप अब हताश दिखता है, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं एक पिता हूं, और एक पिता अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है। धनुष एक तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, पिता? क्या तुम ये सोचते हो कि सिर्फ खून का रिश्ता ही सब कुछ है? एक सच्चे पिता का मतलब होता है अपने बच्चे को समझना और उसका साथ देना। तुम्हें खुद को बदलना होगा, वरना तुम्हारी बेटी तुमसे दूर हो जाएगी। प्रदीप की चुप्पी सब कुछ बयान कर रही है। धनुष उसके करीब आते हुए कहता है, सोचो प्रदीप, क्या तुम सच में अपनी बेटी को खोना चाहते हो? मैं यहां उसके साथ हूं, और मैं उसे वो सब दूंगा जो तुम कभी नहीं दे सके। प्रदीप अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए कहता है, तुम खुद को बहुत बड़ा समझ रहे हो, लेकिन ये खेल खत्म नहीं हुआ है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। धनुष एक आखिरी बार उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, खेल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन तुम जानते हो, मैं हमेशा एक कदम आगे रहूंगा। तुम अपनी सोच बदल लो, वरना जब तुम्हें सच्चाई समझ में आएगी, तब बहुत देर हो चुकी होगी। धनुष धीरे धीरे पीछे हटता है, और प्रदीप की आंखों में नफरत और निराशा का संगम होता है। धनुष के कदमों की आवाज धीरे धीरे कमरे से दूर जाती है, लेकिन उसके शब्द प्रदीप के दिल में गूंजते रहते हैं। धनुष दरवाजे के पास पहुंचकर रुकता है, और पीछे मुड़कर प्रदीप की आंखों में गहराई से देखता है। तुम्हारी सोच में एक कमी है, प्रदीप। तुम समझते हो कि बस तुम ही एक पिता हो, लेकिन एक सच्चा पिता वो होता है जो अपनी बेटी के लिए सही फैसला करता है। प्रदीप उसे घूरते हुए जवाब देता है, तुम समझते हो कि तुम मेरी बेटी के लिए बेहतर हो? तुम सिर्फ एक इंट्रूडर हो जो हमारे परिवार में दखल दे रहा है। धनुष ने मुस्कुराते हुए कहा, इंट्रूडर या प्रोटेक्टर, ये तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम अपनी बेटी की खुशी की परवाह करते हो, तो तुम समझोगे कि वो क्या चाहती है। प्रदीप अपनी जिद पर अड़ा हुआ कहता है, वो कभी भी तुमसे दूर नहीं जाएगी। मैं जानता हूं कि मैं उसके लिए सबसे अच्छा हूं। धनुष उसकी ओर इशारा करते हुए कहता है, तुम्हें यह समझना होगा कि बेटी की खुशी और सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। जब तुमने उसे सही से प्यार नहीं दिया, तो वो मुझे देखेगी। प्रदीप की आवाज में गुस्सा है, तुम्हारी ये बातें मुझे प्रभावित नहीं करती। मैं एक पिता हूं, और मैं उसे किसी भी कीमत पर बचाने के लिए तैयार हूं। धनुष ने आगे बढ़ते हुए कहा, अ फादर शुड ऑल्सो नो व्हेन टू लेट गो। प्रदीप, अगर तुम उसे अपनी चाहत में बांधकर रखोगे, तो वो और दूर जाएगी। प्रदीप अब चुप है, उसकी आंखों में निराशा का भाव है। तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे तुम मेरी भूमिका को समझते हो, पर असलियत यह है कि मैं उसे कभी खोने नहीं दूंगा। धनुष अपनी आवाज में गर्मी लाते हुए कहता है, एंड इफ यू कीप पुशिंग हर अवे, यू माइट जस्ट लूज हर फॉरएवर। थिंक अबाउट इट। प्रदीप, क्या तुम सच में उसे दर्द में देखना चाहते हो? प्रदीप ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो अपनी सोच को समेटने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हें मेरी बेटी की फिक्र नहीं है, तुम बस अपने आप को सही साबित करना चाहते हो। धनुष ने एक संतुलित मुस्कान के साथ कहा, नो, इट्स नॉट अबाउट प्रूविंग माई सेल्फ, इट्स अबाउट हर हैप्पीनेस।
मुझे सिर्फ उसकी खुशी की चिंता है। तुम्हारी सोच में बदलाव लाना ही सही होगा। प्रदीप ने एक गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारे शब्द मुझे छूते हैं, लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि एक पिता का प्यार कितना गहरा होता है? धनुष ने धीरे धीरे कहा, यस, आई अंडरस्टैंड, बट अ फादर्स लव शुड नॉट टर्न इनटू ऑब्सेशन। तुम्हें उसके लिए सही रास्ता चुनना होगा। प्रदीप ने धीरे से सिर हिलाया, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये सब आसान नहीं होगा। धनुष ने एक आखिरी बार उसे देखते हुए कहा, इट्स नेवर इजी, फादर इन लॉ, लेकिन अगर तुम सही रास्ता चुनोगे तो तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास लौटेगी। धनुष ने दरवाजे के बाहर कदम रखा और प्रदीप की आंखों में आंसू थे। एक संघर्ष के बीच धनुष के शब्द उसके दिल में गूंजते रहे और उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। धनुष दरवाजे के बाहर कदम रखते हुए एक पल के लिए रुकता है और वापस मुड़कर प्रदीप की ओर देखता है। याद रखो प्रदीप, हर बेटी अपने पिता को प्यार करती है, लेकिन उसे उस प्यार की जरूरत है जो उसे उसकी असली पहचान समझाए। प्रदीप ने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हारी बातें मुझे सुनकर ऐसा लगता है जैसे मैं खुद को भूल रहा हूं, पर यह सब इतना आसान नहीं है। धनुष ने एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, नथिंग वर्थ हैविंग इज ईजी, फादर इन लॉ। प्यार में संघर्ष ही असली ताकत है। अगर तुम सही दिशा में कदम बढ़ाते हो तो तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास लौटेगी। प्रदीप अब थोड़ा नर्म पड़ता है। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे एहसास हो रहा है कि शायद मैं अपनी सोच में अटका हुआ हूं। धनुष ने आगे बढ़ते हुए कहा, यस, इट्स टाइम टू चेंज। तुम्हें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसके सपनों को सुनना चाहिए। वो चाहती है कि तुम उसकी जिंदगी में सपोर्टिव रहो। प्रदीप ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझता हूं, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ सही कर सकूं। धनुष ने एक संतोष भरी मुस्कान के साथ कहा, दैट्स द स्पिरिट। जस्ट रिमेंबर, कभी कभी अपनी भावनाओं को जताना भी जरूरी होता है, और जब तुम अपनी बेटी को बताओगे कि तुम उसे समझते हो तो वो खुद ब खुद तुम्हारे करीब आएगी। प्रदीप ने गहरी सांस ली, तुम सही कह रहे हो धनुषसी, मुझे अपने फैसले पर गौर करना होगा और अपनी बेटी की खुशियों का ख्याल रखना होगा। धनुष ने दरवाजे के पास कदम बढ़ाते हुए कहा, इट्स अ जर्नी, फादर इन लॉ। चलो, हम इस सफर को मिलकर तय करते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं जब तुम अपनी बेटी की खुशियों के लिए लड़ोगे। प्रदीप ने धनुष को गंभीरता से देखते हुए कहा, तुमने मुझे एक नई दिशा दी है। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बेटी को वो प्यार और समझ दूं जिसकी उसे जरूरत है। धनुष ने एक प्रेरणादायक नजर के साथ कहा, आई बिलीव इन यू, फादर इन लॉ। अब तुम्हारी बारी है अपने परिवार को जोड़ने की। धनुष ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया, जबकि प्रदीप के चेहरे पर एक नई उम्मीद की किरण थी। उसकी आंखों में ये सोच चल रही थी कि शायद अब समय आ गया है अपने परिवार को फिर से एकजुट करने का। प्रदीप ने दिल में ठान लिया कि वो अपने परिवार को फिर से प्यार और विश्वास से भर देगा। धनुष अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले हुए गुनगुनाते कर बाहर जाते हुए, वैसे सपने तो बहुत सजा होंगे और क्या करें, आपने गलत जगह है ये प्लानिंग सोची है फादर इन लॉ। आपको लगा हमें कैसे कि आपका सन इन लॉ बेवकूफ हो सकता है। वैसे आपकी बेवकूफ़ी पर आपको गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा। मन कर रहा होगा कि मुझे जान से मार दे, पर अपनी बेटी के सुहाग और बीवी के दोस्त के बेटे को कैसे मार सकते हैं। हर तरफ उलझने हैं, पर आप और ज्यादा मजा आ जाएगा। वैसे मेरा जानी दुश्मन इस समय क्या कर रहा होगा। उसे पता होना चाहिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। जिसे यहाँ पर लाना था वह तो आ गया, अब आंखें वह खुद हैंडल कर लेंगे। जितना जल्दी यह खेल खत्म हो उतना ज्यादा सुकून से मैं कुछ दिन आराम कर जाऊंगा और हनीमून के लिए चला जाऊंगा। खुद से इतना कहकर हंसने लगता है और वहां से चला जाता है। टॉप फ्लोर पर जो स्पेशली बनवाया गया था उसने अपने लिए, जहां पर उसके वर्क रिलेटेड सारी चीज रखी जाती थी। फ्लो पर जाकर पहले अपने आंखों को स्कैन करता है, फिर अपने फिंगर को रख देता है जिससे दरवाजा खुल जाता है। अगर कोई ऐसे ही दरवाजा खोल तो वह खुल तो जाएगा, पर दूसरे कमरे में चला जाएगा। ऐसी वो सिक्योरिटी या भूल भुलैया बनाई गई थी। वह अंदर तो चला जाएगा, पर बाहर कहां से आएगा ये किसी को पता नहीं, क्योंकि अंदर बहुत सारे जान जो बिछाए हुए हैं। यहाँ पर वही लोग आ सकते हैं जिन्हें इसके बारे में पता हो, और धनुष के अलावा किसी को इस बारे में शायद ही पता होगा। काली को भी इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि वो धनुष के साथ ही अंदर आता था। खुद से इतना कहकर हंसने लगता है और वहां से चला जाता है। टॉप फ्लोर पर जो स्पेशली बनवाया गया था उसने अपने लिए, जहां पर उसके वर्क रिलेटेड सारी चीज रखी जाती थी। फ्लो पर जाकर पहले अपने आंखों को स्कैन करता है, फिर अपने फिंगर को रख देता है जिससे दरवाजा खुल जाता है।
अगर कोई ऐसे ही दरवाजा खोल तो वह खुल तो जाएगा पर दूसरे कमरे में चला जाएगा। ऐसी वो सिक्योरिटी या भूल भुलैया बनाई गई थी। वह अंदर तो चला जाएगा पर बाहर कहाँ से आएगा ये किसी को पता नहीं, क्योंकि अंदर बहुत सारे जान जो बिछाए हुए हैं। यहाँ पर वही लोग आ सकते हैं जिन्हें इसके बारे में पता हो, और धनुष के अलावा किसी को इस बारे में शायद ही पता होगा। काली को भी इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है क्योंकि वो धनुष के साथ ही अंदर आता था। धनुष आता है, एक ब्लैक कलर का दरवाजा उसके सामने था। वंदनाकर उसे ब्लैक कलर के दरबार से को देखा है और वहां पर अपना हाथ रख देता है। दरवाजे पर जैसे ही हाथ रखता है तो एक लेजर की तरह रेड कलर की लाइट उसे दरवाजे को ऊपर से नीचे तक स्कैन करती है और फिर दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। धनुष उसे कमरे के अंदर जाकर देखने लगता है। चारों तरफ अंधेरा था, लाइट्स को ऑन करके उजाला कर देता है और फिर उन 4 तस्वीरें को देखने लगता है। उन 4 तस्वीरों को देखकर इतना ज्यादा सफर करना पड़ रहा है मुझे कि तुम लोगों के बारे में कोई खबर ही नहीं ला पा रहा है। आखिर 4 दिशा कौन सी पकड़ ली है तुम लोगों ने? अब देखना यह है कि मछली को तो चारा बना दिया है, अब इस चारे में कौन कौन आ जाता है। शक है मगर मुझे आप एनाकोंडा, धीरे धीरे तुम लोगों से मुलाकात तो होने वाली है। खुद से इतना कहकर वो बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। को बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए देखना उन तस्वीरों को वह बड़े अजीब तरह से देखकर अपने मोबाइल को चलाना शुरू कर देता है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आने लगता है। मौर्य का अपार्टमेंट, रात का समय। मौर्य ने तानिया को अपने करीब खींचते हुए कहा, आज की रात मैंने तुम्हारे साथ डिसाइड की है। अंकल से बात की है और उन्होंने कहा है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आज तुम मेरे लिए खाना बनाओगी। तानिया मुस्कुराई, कितना बेताब हो तुम। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी स्पेशल डिश पसंद है ना? हाँ, तुम्हारी स्पेशल डिश और तुम्हारे हाथों का जादू, दोनों। अब चलो जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। मौर्य ने उसे और करीब खींचते हुए कहा। तानिया किचन में जाने लगी। तानिया, लेकिन मौर्य, खाना बनाने में थोड़ी देर लगेगी। क्या तुम मुझसे थोड़ा इंतजार कर सकते हो? मौर्य, तुम्हारे लिए मैं किसी भी चीज का इंतजार कर सकता हूँ, और वैसे भी इंतजार करने का मजा अलग ही होता है। तानिया खाना बनाते हुए थोड़ी देर में लौटती है। मौर्य ने टेबल सजा दी है। तानिया, देखो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है। मौर्य, तुम्हारा खाना और तुम्हारा साथ दोनों मेरे लिए स्पेशल है। तानिया, क्या तुम जानते हो, खाना बनाने में हमेशा मैं सोचती हूँ कि अगर तुम्हारे साथ ये डिश खा रही हूँ तो यह और भी टेस्टी लगती है। मौर्य, सच में? तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें और भी टेस्टी चीजें खिला सकता हूँ। थोड़ी देर बाद मौर्य ने उसके हाथ पर हल्का सा हाथ रखा। मौर्य, तुम्हारा खाना मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे और कुछ स्पेशल बनाकर दिखाओ। तानिया, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें मेरा खाना तो पसंद आया, पर मुझे और क्या करना चाहिए? मौर्य, अरे, मैं तो बस ये सोच रहा था कि खाना खाने के बाद हमें कुछ अलग करने का मन है, तुम्हारे साथ और थोड़ा रोमांटिक होना चाहता हूँ। तानिया, जैसे? तुम क्या सोच रहे हो? मौर्य, सोच रहा हूं कि खाना खाने के बाद हमें किचन में ही कुछ और भी टेस्टी करने का मन है, तुम्हारे साथ इस रात को और भी गर्म बनाना चाहता हूं। तानिया, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें किचन में और भी सेंसुअल तरीके से फीड करूं? मौर्य, बिल्कुल, मैं तुम्हें ऐसी स्पाइस देना चाहता हूं जो सिर्फ खाने में नहीं बल्कि हमारे बीच भी हो। दोनों की नजरें एक दूसरे में डूब जाती हैं। तानिया, तो अब मैं समझ गई हूं, तुम्हें खाना नहीं बल्कि मुझे चाहिए। मौर्य, सही पकड़ी, अब तुम्हें मेरे साथ आकर इसे पूरी तरह से तैयार करना होगा। मौर्य का बेडरूम, रात का माहौल। तानिया ने मौर्य की ओर देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी। तानिया, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे बिना कितनी अधूरी लगती हूँ? आज मुझे तुम्हारी चाहत चाहिए। मौर्य, तुम्हें पता है, तुम्हारी ये बातें मुझे और बेताब कर देती हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हर चाहत को पूरा करो। तानिया ने धीरे से मौर्य के पास आते हुए कहा। तानिया, तो फिर मुझे बताओ, तुम्हारी चाहत क्या है? मैं तुम्हें और करीब आना चाहती हूँ। मौर्य, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी बाहों में भर लो और मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। तानिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तानिया, मुझे तुम्हारी बाहों की गर्मी चाहिए। मौर्य, आज रात मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने तरीके से छुओ। मौर्य, तुम्हारी हर बात मुझे और ज्यादा बेताब करती है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए खाना बनाते वक्त मुझे छूकर बताओ कि तुम कितनी चाहती हो। तानिया ने हल्की सी हंसी के साथ कहा। तानिया, तो क्या तुम मुझसे ये सब करने के लिए कह रहे हो? क्या तुम तैयार हो? मौर्य, बिल्कुल,
मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे वो सब करो जो तुम्हारे दिल में है। मैं तुम्हें अपने भीतर समेटना चाहता हूं। तानिया ने मौर्य की ओर झुकते हुए कहा, तानिया, क्या तुम मुझसे वो सब करोगे जो मैं चाहती हूं? मुझे अपने इरादों से भर दो। मौर्य, तुम्हारे बिना ये सब अधूरा है। मुझे तुम्हारी आवाज सुनकर और तुम्हारी गर्माहट महसूस करके ही सुकून मिलता है। तानिया ने धीरे से मौर्य के गाल पर उंगली फिराते हुए कहा, तानिया, मैं चाहती हूं कि तुम मुझे अपने इरादों से पूरी तरह समझाओ। आज रात मुझे ये सब तुम्हारे तरीके से चाहिए। मौर्य, तुम्हारी हर सांस मेरे लिए खास है। आज मैं चाहता हूं कि तुम मुझे पूरी तरह से महसूस करो। तानिया ने मौर्य के करीब आकर कहा, तानिया, तो क्या हम इसे अभी शुरू कर सकते हैं? मैं तुम्हारी हर चाहत में खोना चाहती हूं। मौर्य, तुम्हारे इरादों से भरे इस पल को जीने के लिए मैं तैयार हूं। आज रात तुम्हारी हर चाहत पूरी होगी। कहते हुए वो उसकी बेहद नजदीक चला जाता है और उसके पैरों को अलग करके उसकी आंखों में देखकर बड़ी ही दिलकश मुस्कुराहट के साथ, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पूरी तरह से तुम्हें अपना बनाने के लिए पागल होता जा रहा हूं। तुम्हारे साथ वो सब कुछ करने के लिए मैं फिर से एक साइड होता जा रहा हूं। तुम्हें पता है, हर रात मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं। कल रात में से ही छोड़कर चले गए तो उसके पास पता है कितना ज्यादा मुश्किल हो गया था मुझे खुद को रोकने के लिए। तानिया ये सुनकर उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर, तुम ना बहुत ज्यादा ही खराब होते जा रहे हैं। कुछ देर पहले तो तुम्हें जेंटलमैन बन रहे थे, पर अब तुम एक वाइल्ड बीस्ट बना रहे हो। कोई कह सकता वही मौर्य राजवंशी है, जो एक बड़ा बिजनेसमैन है। तुम्हें तो जेंटलमैन माना जाता है, पर तुम तो सिर्फ बहुत ज्यादा बुरे हो, लोगों की आंखों में धूल को पूरी तरह से डाल रहे हो। मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम्हारे ये शरीर चेहरा सिर्फ देखने के लिए शरीफ है, पर इसके अंदर कितनी गंदगी छुपी हुई है। आखिर इतने सालों से तुमने कैसे कैसे लड़की को टच नहीं किया? मौर्य उसके कमर को पकड़कर अपनी तरफ करके उसके पैरों को अलग करके नीचे झुक जाता है। वो उसके कपड़ों को निकालकर उसके कमर पर अपने होठों को रखकर, क्योंकि जो चाहिए थी वह तो नहीं मिल पा रही थी। किसी और को कैसे मैं नजदीक आने दे सकता था? अब तुम्हारे सिवा यह मौर्य किसके पास जाता हूं? एक तुम ही थी जिसका सहारा वह ले सकता है, और तुम्हें पता है मैं किसी और के पास जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकता हूं। तो इसी वजह से मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए थी, और देखो तुम ही मिल गई और मेरे अंदर जो डिजायर से वह बाहर आने लगे। अभी से तुम्हें संभालना है, क्योंकि मौर्य राजवंशी दूसरों के सामने एक बिजनेसमैन है, पर तुम्हारे सामने तो तुम्हारा पति है। कमरे के अंदर वो कुछ भी नहीं है। वो पर्सनैलिटी कमरे के बाहर ही अच्छी लगती है। पर्सनल और प्रोफेशनल एक्सप्लेन तो लॉयर को देने की जरूरत है ही नहीं, क्यों? सही कहा ना? इतना कहकर उसके गर्दन पर अपने होठों को रख देता है, और वही उसकी बातों को सुनकर तानिया बस हर खिलखिलाकर हंसने लगती है। उसके होठों को महसूस कर रही थी। तभी तानिया का मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है, जिसकी वजह से तानिया मौर्य को रुकने के लिए कहकर कॉल को अटेंड करती है। जैसे ही वो कॉल कॉटन करती है, तो सामने से उसके पापा परेशानी भरी आवाज में, बेटा बेटा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई हमारी कंपनी में। किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, हमारे पूरे कंपनी का डाटा हैक करवा दिया गया है, और कंपनी में कोई भी चीज नहीं है जिसके बारे में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। पूरी कंपनी में अब पूरी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अगर हमारे कंपनी का डाटा हैक हो गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम जल्दी से मौर्य से कहकर कुछ करने के लिए कहो प्लीज, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं पागल हो रहा हूं। मौर्य ये सब सुन रहा था। वो मोबाइल को अपने हाथों में लिए, अंकल आप परेशान मत हो, मुझे बस आधा घंटा दे दीजिए। मैं फटाफट से अपने हैकर से कहकर आपकी कंपनी का डाटा हैक होने से रोकता हूं। बस अब शांत रहे और अपने हैकर से कहे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम पर लग जाए, तब तक मैं अपने आदमी को भेजता हूं। जिसकी वजह से तानिया मौर्य को रुकने के लिए कहकर कॉल को अटेंड करती है। जैसे ही वो कॉल कॉटन करती है, तो सामने से उसके पापा परेशानी भरी आवाज में, बेटा बेटा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई हमारी कंपनी में। किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, हमारे पूरे कंपनी का डाटा हैक करवा दिया गया है, और कंपनी में कोई भी चीज नहीं है जिसके बारे में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। पूरी कंपनी में अब पूरी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अगर हमारे कंपनी का डाटा हैक हो गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम जल्दी से मौर्य से कहकर कुछ करने के लिए कहो प्लीज, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं पागल हो रहा हूं। मौर्य ये सब सुन रहा था। वो मोबाइल को अपने हाथों में लिए, अंकल आप परेशान मत हो, मुझे बस आधा घंटा दे दीजिए। मैं फटाफट से अपने हैकर से कहकर आपकी कंपनी का डाटा हैक होने से रोकता हूं। बस अब शांत रहे और अपने हैकर से कहे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम पर लग जाए, तब तक मैं अपने आदमी को भेजता हूं।
कहकर वो कपड़े पहनना शुरू कर देता है और तानिया के चेहरे को सहलाते हुए, फिलहाल तो तुम आराम करो, मैं आ जाऊंगा। और हाँ, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पापा को भी मैं हैंडल कर लूंगा। अगर तुम वहां पर चली गई तो तुम और ज्यादा परेशान हो जाओगे, मैं हूं ना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। तानिया ये सुनकर परेशानी भरी आवाज में, मौर्य में भी आ जाती हूँ क्योंकि पापा और भी ज्यादा परेशान होंगे और इस वक्त उन्हें मेरी जरूरत है। मौर्य तानिया के बालों को सहलाकर उसे शांत करते हुए, कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम वहां पर चली गई तो क्या पता वो और ज्यादा परेशान हो जाए। फिलहाल तो ये सब बिजनेस रिलेटेड है, तो मुझ पर भरोसा करती हूं ना, तुम छोड़ दो मुझ पर, मैं हैंडल कर दूंगा। ये सुनकर वो बस अपना सर हिला देती है। उसके चेहरे पर परेशानी तो थी, पर फिर भी वो कुछ ना कहकर वहां से अपने चेहरे के उदासी को छुपाने लगते हैं और उसे जाते हुए देखने लगती है। तानिया वही दूर से पर खड़ी मौर्य को जाते हुए देखते हैं और फिर उदासी के साथ अंदर आ जाते हैं। वो अपने मोबाइल को निकालकर किसी को कॉल करने लगते हैं। वही मौर्य जा रहा था वहां से, तभी वो कुछ सोचकर अपने मोबाइल को निकालकर किसी को कॉल करता है। जब कॉल करता है तो सामने से धनुष कॉल उठा लेता है। मौर्य कुछ सोचते हुए, अरोड़ा की कंपनी में प्रॉब्लम हो गए हैं, किसी ने हैकिंग कर दिए, पूरी कंपनी डाटा चुराया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास जितना अच्छा है करें उससे कहीं गुना जाना तो तुम्हारा दिमाग काम का है, बता सकते हैं कि क्या करूं। ये सुनकर धनुष अलसी हुई आवाज में, भैया आपको दूसरा कुछ आता है जो मुझे परेशान कर रहे हैं, और मेरा दिमाग इतना ज्यादा काम नहीं करते जितना हैकर कर काम करते हैं, तो आपको उनसे मदद लेनी चाहिए। मुझे क्यों इस समय इन्वॉल्व कर रहे हैं, मेरी फैमिली है, उनके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना है। मौर्य ये सुनकर एक लंबी सांस लेकर, तुम्हारी फैमिली के बारे में और यह भी पता चला है कि तुमने शादी भी कर ली है। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ दोनों ही आए हुए हैं और माँ भी उनके साथ है, सब कुछ सही चल रहा है। धनुष सामने का नजारा देखते हुए, आपको हैरानी होगी पर माँ और मेरी मदर इन लॉ दोनों एक जमाने में बेस्ट फ्रेंड है और पापा भी मेरी मदर इन लॉ को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मौर्य ये सुनकर हंसने लगता है। वो हंसते हुए, मतलब पापा किसी की तो बात कर रहे थे उसे दिन उनकी मदद करने वाली है, तो शायद तुम्हारी मदर इन लॉ निकली। वैसे यह मुझे अभी तक तो नहीं पता है, मिलने के बाद पता चलेगा। फिलहाल तो मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। मेरे फादर इन लॉ को मेरी मदद चाहिए, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो थोड़ी सी मदद कर लेना। वैसे भी मुझे पता है तुम्हारा दिमाग में कुछ चल रहा है और बताने की तुम मुझे कोई जरूरत है ही नहीं। अगर भाई के लिए कुछ फर्ज निभाना चाहते हो तो मदद कर लेना, क्योंकि इस वक्त रिश्तेदारी में है, थोड़ी बहुत तो मदद करनी जरूरी है। धनुष ये सुनकर आलसाई हुई आवाज में, तो आप चाहते हैं कि मैं ये सब करूं? मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इस बारे में सोचूं, पर अगर वक्त आ जाए तो जरूर इसमें कुछ मदद तो कर ही सकता हूं। पर इमोशनल ब्लैकमेल करने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो जो काम करने जा रहे हो ना भैया वह भी काम नहीं होगा। धनुष की धमकी को सुनकर मौर्य आगे कुछ कहता नहीं है। धनुष ने कॉल को कट कर दिया था और वह सोफे पर बैठा हुआ था। उसकी माँ और उसकी मदर इन लॉ दोनों ही बातें कर रहा था। तभी उसकी नज़र प्रदीप पर चली जाती है, जिसने उसकी ही बीवी के साथ बात करना शुरू कर दिया था। दो दो टीम बनाकर रख दी थी और बेचारा धनुष बस बैठा रह गया उन सभी को देखकर। तभी उसे कुछ याद आ जाता है। वो सोचते हुए बड़ी अजीब तरह से, माँ आपको तो पापा के पास जाना चाहिए, पापा के कॉल सारे हैं, आपको नहीं लगता कि आपको उनके साथ जाकर बात करनी चाहिए, परेशान हो जाएंगे। और दादाजी भी कॉल कर रहे थे, मुलाकातें और बातें तो होती ही रहती है। साक्षी यह सुनकर अपनी जगह पर खड़ी होकर अपने सर पर हाथ रखकर, मैं भी ना बातें करने बैठ गई ना, तो वक्त का पता ही नहीं चला। पर कल तुम किसी भी हाल में इंदिरा को लेकर आने वाले हो पैलेस, क्योंकि तरुण जब ये सुनेगा ना तो वह हंस हंसकर बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि उसने आज तक तुम्हें कभी भुला नहीं है। तुम्हारा गुस्सा उसे आज भी याद है। लास्ट टाइम तुम दोनों के झगड़े ने बहुत बड़ा कॉलेज में तहलका मचा दिया था। दोनों के दोनों एक दूसरे को मारने को तैयार था और हो भी गई थी दोनों की। वो दिन याद आते ही हंसी आ जाती है। इंदिरा को देखकर हंसने लगते हैं और फिर प्रदीप की तरफ देखकर, वैसे जीजा जी सच कह रही हूँ, आपकी बीवी ना बहुत अच्छी फाइटर है। वैसे इतने सालों से पता तो चल ही गया होगा आपको। ये सुनते ही प्रदीप बस मुस्कुराने लगता है और उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर इंदिरा अपनी आंखें छोटी छोटी करके, आपको नहीं लगता आपके दांत बहुत ज्यादा दिख रहे? वो मेरे बारे में ऐसी बात करें, आपको बोलना चाहिए ना। और आज तक मैंने कभी भी आप पर हाथ उठाया है?
कभी कुछ बोला है आपको? मैं तो आपकी हर बात सुनती हूँ। प्रदीप ये सुनकर मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए, अब तुम्हारे सामने मेरी जबान कहाँ खुलेगी? शादी के बाद किसी के इतनी हिम्मत होती है कि वो अपनी बीवी के सामने अपना मुंह खोले? ये सुनते ही इंदिरा अपनी तरफ इशारा करके, मतलब आप कह रहे कि मैं आपको परेशान कर रही हूँ? आपको ना मैं बाद में देखती हूँ मैं कितना ज्यादा आपको परेशान करती हूँ। कुछ ज्यादा ही नहीं कह रहे हैं? मैं तो शांति से सब कुछ सुन रही हूँ, पर आप हैं जिन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। ये सुनकर प्रदीप अपने चेहरे पर मासूमियत से, ऐसा बिल्कुल भी मत कहना। तुम्हें तो पता मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। आखिर मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत जो हो तुम। अब तुम्हें छोड़कर जाऊंगा तो कहाँ अपना दिल लगाऊंगा? कहते कहते वह गुस्से में मुंह खुलकर उसे देखने लगती है। और वही उसकी बातों को सुनकर इंदिरा उसे आंखें दिखाते हुए, थोड़ी तो शर्म करो, मेरी दोस्त है, दामाद जी है, तुम्हारी बेटी है। समझ नहीं आता यह आदमी कब बदलेगा? अपना ज्यादा बोलिए मत। और चलिए मेरे साथ साक्षी, तुम चली जाना और तुम अकेली जाओगी। साक्षी अपने होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ, परेशान मत हो, ड्राइवर तो है ही, वो मुझे छोड़ देगा। और तुम्हें लगता है कि कोई राजवंशी की बहू को हाथ भी लगा सकता है? कोई ऐसा है नहीं जो मुझे हाथ लगाए। मेरे रास्ते में कोई यहाँ ही नहीं सकता। ये सुनकर वो बस मुस्कुराने लगती है। कुछ देर के बाद साक्षी दानिया समझती है कि उसे शादी से कोई परेशानी नहीं है। उसके साथ भी थोड़ी बातें करती है और फिर वो वहां से चली जाती है। धनुष प्रदीप के साइड में खड़ा होकर, आपके अकेलेपन को तो मैं दूर कर दिया। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे परेशान करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपके दिमाग में ख्याल भी आ रहा है किस आपकी बेटी के साथ आप बात करने के लिए ऊपर टेरेस में जाएगी, तो ये सोचना बेकार है। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं मदर इन लॉ को आपसे पूरी तरह से दूर कर दूंगा। अच्छी तरह से जानते हैं फादर इन लॉ की आपका मासूम सन इन लॉ कितना ज्यादा टैलेंटेड है। सुनकर प्रदीप उसे घूरने लगता है क्योंकि इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकता है। सामने उसकी बीवी जो है, अभी भी के सामने वो कुछ बोल लिए ये हो सकता है। वही धनुष वहां से चला जाता है। तभी उसे जाते हुए देखकर इंदिरा अपनी बच्ची की तरफ देखकर, अब तुम्हें भी जाना चाहिए, दामाद जी चले गए हैं तो तुम भी चली जाओ, रहा परेशान मत हो। हम दोनों भी सोने जा रहे हैं। अब तो सब कुछ सही हो ही गया है, पर अभी मैं नाराज हूं क्योंकि तुमने मुझे अपनी शादी के बारे में बताया नहीं। वैसे दामाद जी बहुत ज्यादा प्यारे हैं। मैंने सोचा था कि तुम्हें सही करने वाला होगा, पर ये तो बहुत ज्यादा प्यार और मासूम है। सोचा नहीं था कि कभी तुम मेरी बेवकूफ बेटी को इतना अच्छा पति मिल सकता है। और देखो मेरे ही दोस्त का बेटा मिल जाए। सारे गुण हैं मेरे दोस्त जैसे। दानिया कितनी सारी तारीफों को सुनकर अपने मन में, आपके दोस्त जैसा मन वैसे कैसे बोल सकती हूँ? यह अगर आपके दो जैसा होता तो शायद ही अच्छा होता, पर यह तो पूरा का पूरा शैतान है। मासूमियत तो बस दिखावा है। अंदर जो छुपा हुआ जानवर है, पूरी तरह से अनजान है। आपको बता भी नहीं सकती। यकीन नहीं करोगे आप अपनी बेटी का। मन ही मन ये सब सोचकर वो बस मुस्कुराने लगती है। इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन था? वो वहां से चली जाती है। अब इंदिरा वहां से उसे भेजती है। रोक की क्यों? उसका दामाद है। दोनों को प्राइवेट टाइम मिलना चाहिए कि नहीं, ये सोचकर वो उसे भेज देती है। मन ही मन ये सब सोचकर वो बस मुस्कुराने लगती है। इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन था? वो वहां से चली जाती है। अब इंदिरा वहां से उसे भेजती है। रोक की क्यों? उसका दामाद है। दोनों को प्राइवेट टाइम मिलना चाहिए कि नहीं, ये सोचकर वो उसे भेज देती है। वही प्रदीप कहां पर आ जाता है। प्रदीप को देखकर इंदिरा गुस्से भरी आवाज में, तुम्हें बाद में ही देखती हूं। फिलहाल तो दामाजी है, इसके लिए खामोश बैठी हूं, नहीं तो तुम्हें बता देती कि तुमने जो मुझे छुपाया है ना, इसके लिए मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। मैं माफ तो तुम्हें करने नहीं वाली हूँ। बेटी की शादी कर दी और मुझे बताया भी नहीं। और अगर मुझे इस बारे में पता ही नहीं चलता तो जब क्या मेरे हाथों में पोता और पोती आते तो पता मुझे बता देते कि हाँ ये तुम्हारा पोता है। तुमने सच में बहुत ज्यादा बुरे हो। मुझे ना तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। कहते कहते वह मुंह खुलकर वहां से चली जाती है। प्रदीप उसे जाते हुए देखने लगा है। प्रदीप अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले गुस्से में धनुष को सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए देखकर, अगर मेरे हाथों में कुछ होता तो आज मैं उसकी जान तो ले लेता। और ना चाहते हुए भी मुझे खामोश होना पड़ रहा है क्योंकि मेरी बीवी मुझे छोड़ की नहीं औरत, तो उसे पता लग गया है कि तुम दोस्त के बेटे हो, तो जाहिर सी बात है वो तुम्हें कुछ होने तो देगी ही नहीं। और इतनी प्यारी इंसान बने बैठे हो। मेरी बीवी की नजरों में तुम्हारा असली चेहरा तो एकदम लाना ही होगा मुझे उसके सामने। धनुष प्रदीप की तरफ देखने लगता है।
वो मुस्कुराते हुए एक आंख मार के वहां से चला जाता है और प्रदीप ये देखकर मुंह फुलाकर वहां से चला जाता है। वही दानिया कमरे के अंदर आ जाती है, आकार धनुष के सामने खड़ी होकर मुंह फूलते हुए। अब ये बताओ मुझे कि तुमने ऐसा क्या पट्टी पढ़ाई मेरी माँ को जो तुम्हारी तारीफों के तारीफें तेरी जा रही है। उन्हें लगता है कि दुनिया में तुमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। तुम्हारी तारीफ मतलब तुम्हारा ये शैतान चेहरा ना मुझे इतना दिन दिखाना है, उन्हें भी पता चले कि मुझे कितना ज्यादा तुम परेशान करते हो। दानिया के शब्दों पर हल्का मुस्कुराते हुए धनुष ने उसे पास खींच लिया, उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपनी तरफ झुकाया। उसकी आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। बीवी, उसने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारी माँ को पट्टी नहीं पढ़ाई, बस उन्हें सच्चाई बताई कि उनका दामाद कितना हैंडसम और केयरिंग है। अब ये तो तुम्हारी गलती है कि तुम मुझसे बचने के बहाने ढूंढती हो, पर क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? दानिया उसकी नजदीकी से हल्की सी झिझकती हुई मुस्कुराई, लेकिन उसकी पकड़ से बचने की कोशिश की। तुम्हारा शैतान चेहरा उन्हें दिखा नहीं, इसलिए तारीफें हो रही हैं, पर मुझे पता है ये शैतान कितना बड़ा तंग करने वाला है। धनुष ने उसकी ठुड्डी को हल्के से ऊपर किया, उसकी आंखों में गहरी निगाहें डालते हुए, तुम्हें तंग करने का हक सिर्फ मेरा है खरगोश। और सच कहूं, मुझे बहुत मजा आता है जब तुम ऐसे गुस्से में आती हो। यू आर सो क्यूट। उसकी उंगलियां धीरे धीरे दानिया की कमर से उसके पेट तक फिसलने लगी, जिससे दानिया की सांसें तेज हो गईं। धनुष, दानिया ने हल्की आवाज में कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें यकीन दिला रहा हूं कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा पति हूं। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसके होठों पर अपने होठों का स्पर्श दिया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसकी पीठ पर सरक रही थीं, एक धीमे सेंसिटिव टच से उसे महसूस कराते हुए। तुम मुझे कभी चैन से नहीं रहने दोगे, है ना? दानिया ने हल्की सांस लेते हुए कहा। धनुष ने उसकी ओर थोड़ा और झुकते हुए कहा, तुम्हें चैन की जरूरत नहीं है जब तक मैं तुम्हारे पास हूं। और वैसे भी तुम्हारी ये छोटी छोटी शिकायतें मुझे और तुम्हारे करीब लाती हैं। उसकी आंखों में हल्की शरारत और गहरा प्यार था, और उसकी आवाज में फ्लर्टी अंदाज ने माहौल को और भी रोमांटिक बना दिया। उसने अपने होठों को उसके कान के करीब लाकर हल्के से कहा, अब चलो, मुझे दिखाओ कि तुम मुझसे कितना तंग हो सकती हो, या फिर मैं तुम्हें कैसे और तंग कर सकता हूं। धनुष के शब्दों ने दानिया के भीतर एक हलचल मचा दी। उसकी सांसें अब और भी गहरी हो गईं, और उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया। वो चाहकर भी खुद को धनुष से दूर नहीं कर पा रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, लेकिन वो जानती थी कि धनुष उसे छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ता। तुम बहुत स्मार्ट बनने लगे हो, उसने धीरे से कहा। उसकी उंगलियां अब धनुष के सीने पर हल्के से ठहर गई थीं, जैसे वो उसे रोकना चाहती हो, पर खुद को रोक नहीं पा रही थी। धनुष ने उसकी उंगलियों को अपने हाथ में लेकर हल्के से दबाया। बीवी, स्मार्ट तो मैं तब बनूंगा जब तुम पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में आओगी। और सच कहूं, तुम्हारी ये कोशिशें मुझे और भी पागल बना रही हैं। उसके शब्दों में एक अजीब सी गर्माहट थी, और दानिया की सांसें अब और भी असामान्य हो रही थीं। उसने खुद को धनुष की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, पर उसकी उंगलियां अब उसकी पीठ पर और नीचे सरकने लगी थीं। उसने दानिया की कमर के पास कसकर पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ और खींच लिया। धनुष, ये सही नहीं है। उसने हल्के से विरोध जताने की कोशिश की, पर उसकी आवाज में खुद एक झिझक थी। सही या गलत अब मैं डिसाइड करूंगा, उसने दानिया के होठों को अपनी उंगलियों से छूते हुए कहा। और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें कभी मुझसे भागने का मौका नहीं मिलेगा। तुम मेरी हो, पूरी तरह से। धनुष की उंगलियां अब उसके कब्डों के ऊपर से उसकी त्वचा को महसूस कर रही थी, और उसकी सांसें दानिया के चेहरे पर हल्के से लग रही थीं। उसकी आंखें दानिया की हर हलचल पर टिकी हुई थीं, जैसे वो उसकी हर प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हो। धनुष, दानिया ने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हें पता है कि तुम मुझे इस तरह जीत नहीं सकते। धनुष ने हल्की सी हंसी में कहा, क्यों नहीं? तुम खुद मेरे करीब आ रही हो, और मैं देख सकता हूं कि तुम भी यही चाहती हो। उसने अपनी उंगलियों से दानिया की गर्दन पर हल्के से खेलते हुए कहा, तुम्हारी ये नाराजगी भी इतनी हॉट लगती है। हर बार तुम्हारे गुस्से से मुझे और मजा आता है, और मैं तुम्हें हर बार और ज्यादा चाहने लगता हूं। दानिया ने उसकी आंखों में देखा, और वो खुद को रोक नहीं पाए। उसकी पकड़ अब धीमी पड़ गई थी, और उसने खुद को धनुष के पास आने दिया। धनुष ने उसके होठों को अपने होठों से छूते हुए एक लंबा, धीमा किस किया, जिससे दानिया की सांसें और तेज हो गईं। धनुष ने धीरे से उसकी कलाई पकड़ी और उसकी उंगलियां अपने होठों के पास लाते हुए कहा,
अब तुम्हें मान लेना चाहिए बीवी कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं और तुम मेरे बिना। उसके शब्दों ने दानिया को और भी असहज बना दिया, लेकिन अब वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। धनुष के हाथों की पकड़ अब और भी मजबूत हो गई थी, जैसे वो दानिया को अपने पास से जाने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसकी पीठ पर खेल रही थीं, और वो उसकी हर छोटी सी प्रतिक्रिया पर नजरें गड़ाए हुए था। बीवी, उसने हल्की आवाज में कहा, तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? यो माइन, और ये बात तुम्हें समझनी होगी। उसकी उंगलियां अब दानिया की कमर पर फिसलते हुए उसके पेट के पास आ गई थीं। दानिया की सांसें अब और भी भारी हो गई थीं। धनुष, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने धीरे से कहा, उसकी आवाज में हल्की कपकपी थी, जैसे वो खुद को रोकने की कोशिश कर रही हो, पर उसकी कोशिश बेकार जा रही थी। धनुष ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा, बिकॉज आई लव इट व्हेन यू ट्राई टू रेजिस्ट। तुम जितनी कोशिश करती हो दूर जाने की, मैं उतना ही तुम्हारे करीब आना चाहता हूं। उसने धीरे से उसके बालों को पीछे किया और उसकी गर्दन पर हल्का चुंबन लिया। स्टॉप टीजिंग मी, दानिया ने उसकी पकड़ से बचने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसा विरोध नहीं था। टीजिंग? ओह नो, स्वीट हार्ट, आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। उसने दानिया को अपनी गोद में उठा लिया और उसे बेड पर लिटाते हुए कहा, अब देखो मैं तुम्हें कैसे तंग कर सकता हूं, हर एक पल में। उसकी उंगलियां अब दानिया की गर्दन से होते हुए उसकी उंगलियों तक आ गई थीं। हर टच के साथ वो उसे और करीब महसूस करा रहा था। धनुष, तुम हमेशा मुझे जीत लेते हो, दानिया ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में अब हार और प्यार दोनों थे। धनुष ने उसके माथे पर एक प्यार भरा किस करते हुए कहा, बिकॉज यू बिलोंग टू मी, बीवी, एंड ट्रस्ट मी, आई एम नेवर लेटिंग यू गो। धनुष की उंगलियां अब धीरे धीरे दानिया की कमर पर और भी गहराई से फिसलने लगी। उसकी सांसों में एक अनकहा अधिकार झलक रहा था। उसने दानिया को हल्के से अपनी तरफ खींचते हुए उसके चेहरे को दोनों हाथों में लिया और उसकी आंखों में गहराई से देखा। तुम्हें ये समझना होगा बीवी, उसने धीमे से कहा, मैं तुम्हें सिर्फ महसूस नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे हर एहसास का हिस्सा बनना चाहता हूँ। उसकी उंगलियां अब धीरे से दानिया की गर्दन पर खेल रही थीं, और उसने उसकी नब्ज के तेज धड़कनों को साफ महसूस किया। धनुष, दानिया ने उसकी पकड़ से बचने की एक आखिरी कोशिश की, पर अब उसके शब्दों में कोई दम नहीं था। उसकी आवाज धीमी और भारी हो चुकी थी। उसने अपनी नजरें नीची कर ली, पर धनुष ने उसके चेहरे को ऊपर किया, उसे अपनी आंखों में झांकने पर मजबूर करते हुए। लुक एट मी, उसने एक हल्की शरारत के साथ कहा, तुम्हें पता है ना, जब तुम मुझे ऐसे देखती हो, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। तुम मेरे लिए हो, सिर्फ मेरे। उसने अपने होठों को दानिया के गालों से होते हुए उसकी गर्दन तक सरकाया, जहां उसके हल्के चुंबनों ने दानिया की सांसें और भी असामान्य कर दी। दानिया ने हल्के से अपना सिर पीछे किया, उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। तुम हमेशा ऐसे क्यों करते हो, जैसे तुम मुझे समझते हो, और फिर भी तुम मुझे कभी मेरे हाल पर नहीं छोड़ते। धनुष, दानिया ने उसकी पकड़ से बचने की एक आखिरी कोशिश की, पर अब उसके शब्दों में कोई दम नहीं था। उसकी आवाज धीमी और भारी हो चुकी थी। उसने अपनी नजरें नीची कर ली, पर धनुष ने उसके चेहरे को ऊपर किया, उसे अपनी आंखों में झांकने पर मजबूर करते हुए। लुक एट मी, उसने एक हल्की शरारत के साथ कहा, तुम्हें पता है ना, जब तुम मुझे ऐसे देखती हो, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। तुम मेरे लिए हो, सिर्फ मेरे। उसने अपने होठों को दानिया के गालों से होते हुए उसकी गर्दन तक सरकाया, जहां उसके हल्के चुंबनों ने दानिया की सांसें और भी असामान्य कर दी। दानिया ने हल्के से अपना सिर पीछे किया, उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। तुम हमेशा ऐसे क्यों करते हो, जैसे तुम मुझे समझते हो, और फिर भी तुम मुझे कभी मेरे हाल पर नहीं छोड़ते। धनुष ने उसकी कमर को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं हूं, बीवी। तुम्हारी हर धड़कन अब मेरी है, और तुम चाहो या न चाहो, मैं तुम्हें हर बार जीतूंगा। उसने एक हाथ से दानिया के बालों को पीछे किया, और उसके होठों को अपने होठों से छुआते हुए गहरा चुंबन लिया। उसके स्पर्श ने दानिया को पूरी तरह से निःशब्द कर दिया। उसके हाथ अब धनुष की पीठ पर थे, और वो उसे और भी करीब महसूस करने लगी। उसकी हर कोशिश अब खुद को रोकने की नहीं थी, बल्कि उसे पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने की थी। धनुष ने दानिया की नजदीकी का फायदा उठाते हुए उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फिराते हुए कहा, सी, तुम खुद भी अब भागना नहीं चाहती, है ना? उसने एक हल्का सा हंसी में कहा, उसकी आवाज में फ्लर्ट और अधिकार दोनों थे। दानिया ने अपनी आंखें बंद कर ली, और उसकी सांसें और भी तेज हो गईं। धनुष, तुम हर बार मुझे पागल कर देते हो,
उसने धीमी और भारी आवाज में कहा। दैट्स द प्लान, स्वीट हार्ट, उसने हल्के से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा। मैं तुम्हें इतना पागल कर दूंगा कि तुम खुद चाहोगी कि मैं कभी दूर न जाऊं। उसकी उंगलियां अब और भी साहसी हो चुकी थीं, और वो हर स्पर्श के साथ दानिया को अपनी ओर खींच रहा था। धनुष की उंगलियां अब दानिया के शरीर पर हल्के और गहरे स्पर्श से खेल रही थीं, जैसे उसे हर बार और करीब लाने का बहाना ढूंढ रही हो। उसकी धड़कनें अब और भी तेज हो चुकी थीं, और उसने खुद को पूरी तरह धनुष के हवाले कर दिया था। उसकी हर हरकत पर एक सिहरन सी दौड़ रही थी। तुम पागल हो, दानिया ने अपनी आवाज में एक झिझक के साथ कहा, पर उसकी आंखें अब पूरी तरह से धनुष की गिरफ्त में थीं। पागल? हाँ, तुम्हारे लिए, बिल्कुल, धनुष ने उसके कानों के पास हल्के से फुसफुसाते हुए कहा। एंड यू लव इट, डोंट यू? उसकी आवाज में अब एक चुलबुली शरारत थी, जो दानिया को और भी बेबस बना रही थी। उसने उसकी कमर पर अपनी पकड़ और भी कस ली और दानिया को बिस्तर पर धीरे से लिटा दिया। उसकी नजरों में अब कुछ अलग ही जिद थी। तुम मुझसे बच नहीं सकती, बीवी, उसने गहरी आवाज में कहा। तुम्हें पता है, जब तुम ऐसे मेरे सामने होती हो, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। दानिया की सांसें तेज हो चुकी थीं, और उसने हल्के से धनुष के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम कभी कंट्रोल करते भी कब हो? हर बार तुम मुझे अपने में खोने पर मजबूर कर देते हो। धनुष ने मुस्कुराते हुए उसके होठों पर हल्का चुंबन दिया और कहा, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू गेट लॉस्ट इन मी, जस्ट लाइक आई एम लॉस्ट इन यू। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और ये तुम कभी नहीं भूलोगी। उसके शब्दों ने दानिया के दिल की धड़कनें और तेज कर दी, और उसने खुद को पूरी तरह धनुष के आगोश में समर्पित कर दिया। उसकी उंगलियां अब धीरे धीरे धनुष के बालों में फिसल रही थीं, और उसकी नजरों में अब पूरी तरह से प्यार और वासना का मिश्रण था। धनुष ने उसकी गर्दन पर अपने होठों का स्पर्श करते हुए कहा, तुम्हें पता है, जब तुम यूं हार मान लेती हो, इट मेक्स मी वॉन्ट यू इवन मोर। उसकी उंगलियां अब और भी सेंसिटिव पॉइंट्स पर फिसलने लगी, और दानिया के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। तुम, प्लीज, उसने धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा, जैसे वो खुद को रोकने की आखिरी कोशिश कर रही हो, पर उसकी आवाज में अब वो ताकत नहीं थी। धनुष ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, नो मो, प्लीज, बीवी, अब सिर्फ हम, तुम और मैं, और ये पल, जो सिर्फ हमारा है। उसके शब्दों ने माहौल को और भी गहरा और इंटेंस बना दिया, और दानिया ने अपने आप को पूरी तरह धनुष के हवाले कर दिया। धनुष ने अपनी पकड़ को और भी मजबूत कर लिया, जैसे वो दानिया को किसी भी हाल में खुद से दूर जाने देना नहीं चाहता था। उसकी उंगलियां अब दानिया की पीठ से होकर उसकी कमर तक फिसल रही थीं। हर स्पर्श में एक गहरा प्यार और अधिकार था। तुम समझती नहीं हो, बीवी, धनुष ने धीमी आवाज में कहा, उसके होठों को अपनी उंगलियों से छूते हुए, तुम्हारे हर स्पर्श का, हर सांस का, मैं मालिक हूं। तुम मेरे लिए बनी हो, और मुझे तुम्हें ये हर बार याद दिलाना अच्छा लगता है। उसकी आवाज में एक ठहराव और गहरा फ्लर्टी अंदाज था, जिससे दानिया की धड़कनें और तेज हो गईं। दानिया ने हल्के से उसकी ओर देखा, उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं, और उसने धनुष के शब्दों को महसूस करते हुए कहा, तुम हमेशा यही कहते हो, पर मैं हर बार खुद को रोक नहीं पाती, जैसे तुम मुझे हर बार हारने पर मजबूर कर देते हो। धनुष ने एक धीमी हंसी के साथ उसकी बात को अनसुना करते हुए उसके कान के पास फुसफुसाया, क्योंकि तुम मुझे हारने से डरती हो, पर सच ये है कि तुम मेरी हो, और हमेशा रहोगी। उसके शब्दों ने दानिया को और भी बेचैन कर दिया। उसने खुद को धनुष से दूर करने की हल्की सी कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां अब दानिया के पेट पर आकर रुकी। यू थिंक यू कैन एस्केप मी, खरगोश, उसने हल्के से कहा। नो चांस। धनुष ने उसकी कमर को अपनी ओर खींचते हुए उसके होठों को चूमा, और उसकी उंगलियां धीरे धीरे दानिया के शरीर पर सेंसिटिव टच कर रही थी। उसकी हर हलचल ने दानिया को और भी बेबस बना दिया। तुम, दानिया ने धीमी आवाज में कहा, उसकी आंखों में अब सिर्फ प्यार और वासना का मिश्रण था। शुश, धनुष ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, अब कोई बात नहीं, सिर्फ हम। उसने दानिया के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेते हुए गहरा चुंबन दिया, जिससे दानिया पूरी तरह धनुष की गिरफ्त में आ गई। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं, और अब उनके बीच कोई भी फासला नहीं बचा था। धनुष का हर स्पर्श, हर हलचल, दानिया के भीतर एक अलग ही एहसास जगा रहा था। तुम मेरी हो, बीवी, उसने गहरी आवाज में कहा, और मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। दानिया ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसकी हर कोशिश अब खत्म हो चुकी थी। वो खुद को पूरी तरह धनुष के हवाले कर चुकी थी, जैसे उसकी हर धड़कन अब सिर्फ धनुष के नाम हो चुकी हो। धनुष ने दानिया के चेहरे पर गहरी नजरों से देखा,
जैसे वो उसकी हर भावना को पढ़ रहा हो। उसकी उंगलियां अब धीरे धीरे उसके चेहरे से उसके कंधों तक फिसल रही थी। हर स्पर्श में एक अलग ही इरादा था। दानिया की सांसें और भी तेज हो गई थी और उसकी धड़कनें धनुष के करीब आने से और बढ़ रही थी। तुम्हें पता है, धनुष ने धीमी और गहरी आवाज में कहा, जब तुम यूं मेरे सामने बेबस होती हो, इट ड्राइव्स मी क्रेजी। तुम्हारे हर इमोशन पर मैं और भी पागल हो जाता हूं। उसने दानिया की आंखों में देखते हुए उसके गालों को छुआ, फिर उसके होठों को हल्के से अपनी उंगलियों से महसूस किया। दानिया ने एक धीमी सी आह भरी और उसकी आंखों को ढूंढते हुए कहा, तुम मुझे इस तरह क्यों महसूस कराते हो जैसे मैं खुद को रोक ही नहीं सकती। उसकी आवाज में हल्की झिझक थी, पर उसकी आंखों में अब सिर्फ प्यार और समर्पण था। धनुष ने उसकी बात सुनकर एक शरारती मुस्कान दी, बिकॉज बीवी, तुम मुझे रोक ही नहीं पाओगी। तुम मेरी हो और मैं तुम्हें हर बार ये महसूस कराऊंगा कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। उसने दानिया की कमर पर अपनी पकड़ और कस ली, फिर उसके होठों पर गहरे चुंबन के साथ उसे अपनी ओर खींच लिया। दानिया की सांसें अब और भी तेज हो चुकी थीं और उसके दिल की धड़कनें जैसे उसकी हर हलचल में बसी हुई थीं। दानिया ने हल्के से कहा, उसकी आवाज में अब सिर्फ प्यार और मोहब्बत थी। तुम मुझे कभी छोड़ने नहीं दोगे, है ना? धनुष ने एक गहरी हंसी के साथ कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? उसने उसकी आंखों में गहराई से देखा, बीवी, तुमसे दूर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। दानिया ने उसकी उंगलियों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मैं भी तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकती। तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। धनुष ने उसके होठों पर एक आखिरी चुंबन देते हुए कहा, देन लेट्स मेक दिस मोमेंट आवर्स। कोई भी हमें रोक नहीं सकता, न तुम न मैं, सिर्फ हम। उसकी आंखों में अब सिर्फ प्यार, जुनून और एक गहरा एहसास था, और दानिया ने खुद को पूरी तरह धनुष के हवाले कर दिया। उनके बीच की हर दीवार अब टूट चुकी थी और वो दोनों अब एक दूसरे में खो चुके थे, जैसे ये पल सिर्फ उनके लिए बना हो। धनुष ने दानिया की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम जानती हो, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम्हारी हर मुस्कान, तुम्हारी हर धड़कन, सब कुछ मुझ पर हावी हो जाता है। तो फिर क्यों नहीं तुम मुझे अपने पास रखते? दानिया ने टीजिंग लहजे में कहा, उसकी आंखों में एक चंचल चमक थी। क्यों तुम हमेशा इतना रहस्यमय बने रहते हो? धनुष ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम हमेशा मुझे चाहोगी, लेकिन अगर मैं सब कुछ तुम्हें दे दूं, तो तुम्हारे इस बेबस होने का मजा ही चला जाएगा। तुम्हारे इस खेल में मैं भी भागीदार हूं। दानिया ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, लेकिन क्या तुम सच में मुझे अपने पास रोक पाओगे? अरे बीवी, उसने उसके चेहरे के पास आते हुए कहा, तुम्हारी चाहत से ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हें हर उस तरीके से खींच लूंगा जो तुम्हें पागल कर दे। दानिया ने उसके करीब होकर कहा, फिर तो तुमको दिखाना होगा कि तुम किस हद तक जा सकते हो। मैं तुम्हारी हर बात का इंतजार करूंगी। धनुष ने उसके होठों को हल्के से चूमते हुए कहा, ओह, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन तुम खुद को संभाल पाना मुश्किल होगा। क्या तुम तैयार हो? तुम्हारे इस दावे पर मुझे यकीन है, दानिया ने एक मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे इरादों में एक अलग ही मजा है। तो फिर तुम खुद को मत रोकना, धनुष ने उसे खींचते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें अपने सभी इरादे दिखाने के लिए तैयार हूं। और मैं चाहती हूं कि तुम ये सब जल्दी करो। दानिया ने उसे टियाओ टियाओ करते हुए कहा, क्योंकि मैं इंतजार नहीं कर सकती। तब चलो, हम दोनों इस रात को अपने लिए बना लेते हैं। धनुष ने उसे फिर से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुम्हारे बिना ये सब अधूरा है। क्या तुम जानती हो? धनुष ने दानिया को और करीब खींचते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरा हर दिन एक खालीपन सा लगता है। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा हर इशारा, सब कुछ मेरे लिए बहुत खास है। फिर क्यों नहीं तुम इस खासियत को और गहराई से महसूस करते? दानिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे इरादे और भी गहरे हैं, है ना? थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।